Hello my dear student, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो बच्चों आज है 12th क्लास की फिजिक्स और आपके सामने एक अंकित प्रश्न लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वैसे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो इसका सॉल्यूशन समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम थोड़ा विस्तार में इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। क्वेश्चन है किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव से रिलेटेड आंकिक प्रश्न है। तो किसी बिंदु P पर, जैसे सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो दे रखा है V कह लें या V x y z, क्योंकि इनके टर्म्स में है वेरिएबल्स जो चर राशियाँ हैं x y z यहाँ पर लिख रखी हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 6x माइनस 8x बाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6y माइनस 4z स्क्वायर। तो आगे कह रहा है कि मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम बिंदु आवेश पर इस पॉइंट के अलावा एक मूल बिंदु है, जैसे हमने ये मान लिया मूल बिंदु O। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 कूलाम, दैट इज Q इक्वल्स टू 2 कूलाम। तो इस पर कितना बल लगेगा, वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। तो अब सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि इस आवेश पर बल कैसे निकालेंगे। और आपको पता है बच्चों बल कैसे निकलता है कि F इक्वल्स टू क्यू ई से। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा जबकि पोटेंशियल दे रखा है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन पढ़ा है विभव प्रवणता के पदों में, जिसको कहते हैं E बराबर माइनस dV ओवर dr। ये हम बता चुके हैं बच्चों। लेकिन अब समस्या ये है, यहाँ पर हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो अवकलन है वो r के पदों में है, और हमारे पास जो चर राशियाँ हैं, वेरिएबल्स हैं, वो x y z के पदों में है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें बच्चों, तो वेक्टर E बराबर, जैसे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, 11th में हमने जब वेक्टर पढ़ाया था बच्चों, जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अगर कोई वेक्टर A दे रखा है, ये है वेक्टर A, तो इसको हम x और y के पदों में कैसे लिखते थे, हमने क्या बताया था बच्चों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसका x घटक हो गया यानी ax, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, इसका y घटक यानी ay। तो इसको हम वेक्टर को कैसे लिखते थे, वेक्टर A बराबर वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। अब वेक्टर ax को हम ये बता चुके हैं कि ये है मूल बिंदु बच्चों, और x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो हम कितना लेते हैं, i कैप, और y अक्ष की दिशा में कितना लेते हैं, j कैप। तो इसको हम अगर इकाई सदिश के पदों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर a बराबर ax, ये इसका परिमाण हो गया, i कैप प्लस a बाई जे कैप। अब यहाँ वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर a हो तो वेक्टर में क्या होता है, उसका परिमाण यानी a और उसका इकाई सदिश जैसे a कैप। अब यहाँ x अक्ष की दिशा में घटक है तो उसके साथ i कैप आ गया, y अक्ष की दिशा में घटक है तो j कैप आ गया। ऐसे ही z अक्ष भी ले लें, अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करने लगे, त्रिविमीय ज्यामिति की, तो हम वेक्टर a को कैसे लिख देंगे बच्चों, वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस a बाई जे कैप प्लस az k कैप।
ऐसे ही तो लिखेंगे क्योंकि जेड एच की दिशा में इकाई सदिश के कैप होता है। ये बातें आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसी बेस पर बच्चों अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके एक्स वाई जेड घटकों की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर ई एक्स प्लस वेक्टर ई वाई प्लस वेक्टर ई जेड। अब इकाई सदिश के पदों में लिखें तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे ही लिखेंगे ना बच्चों। अब इस रिलेशन से देखें E इक्वस टू डी वी अपॉन डी आर है, तो जब हम x घटक की बात कर रहे हैं तो यहाँ x लेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स। इसी से इस रिलेशन से बात कर रहे हैं डी वी अपॉन डी आर। आर तो एक पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों, जनरल, एक्स वाई जेड घटक की बात नहीं हो रही। अब यहाँ हमने घटकों में तोड़ा है तो अब इसी रिलेशन से हम इसके घटक निकालेंगे ई एक्स ई वाई ई जेड। तो जब हम ई एक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस डी वी डेल वी ओवर डेल एक्स। क्लियर? अब ये डेल क्या है अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स घटक की बात, तो आर का हमने क्या ले लिया? एक्स। क्योंकि बच्चों जो पोजीशन वेक्टर आर होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे समझ लें जैसे ये हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ मूल बिंदु से अगर इसको मिला दें तो जो वेक्टर आर मिलेगा वो ये होगा। इसके साथ आई कैप लगाएंगे, इसके साथ जे कैप, इसके साथ के कैप लगाएंगे। क्लियर? तो उसी बेस पर यहाँ पर हम चलते हैं आई कैप प्लस इसकी जगह जब बाई घटक देख रहे हैं तो आर का हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? बाई कंपोनेंट। सॉरी माइनस है तो माइनस आएगा, डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस, ऐसे ही जेड के लिए जेड आ जाएगा, डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर हुई बात? या अब चाहो तो माइनस एक साथ हम बाहर ले लेते हैं तो वेक्टर ई बराबर आ गया माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर? इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कहते हैं बच्चों आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी आंशिक अवकलन। इसका क्या अर्थ है? जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है, सॉरी बाई नहीं लिख रहे, इसकी जगह क्या लिखते हैं? जैसे सपोज मैंने लिख दिया u बराबर कोई वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है? अब इसमें 3 वेरिएबल आ गए, 3 चर राशियां हैं, x है, y है, z है। किसके सापेक्ष करें? तो अलग अलग करते हैं। जैसे x के सापेक्ष करेंगे तो y को कांस्टेंट और z को भी कांस्टेंट मानेंगे। तो डेल लगाते हैं बच्चों, डेल u ओवर डेल x जब करेंगे तो x के अलावा बाकी के जो पद हैं भले ही वो वेरिएबल हैं लेकिन वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर। तो y को अब हम यहाँ पर कांस्टेंट की तरह मानेंगे। जैसे 2x होता तो 2x का अवकलन 2 हो जाता। अब यहाँ वाई स्क्वायर एक्स है तो वाई स्क्वायर हो गया, x का 1, इसे कांस्टेंट मान के चलेंगे यानी वाई स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, ये भी कांस्टेंट माना जाएगा। अब जब y के सापेक्ष करेंगे
तो डेल यू ओवर डेल वाई बराबर, अब वाई को हम चर मान के चलेंगे तो एक्स कांस्टेंट मान के चलेंगे और जेड कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया बच्चों, और एक्स कांस्टेंट तो 2xy, और 2y का 2, और ये तो 0 हो ही गया जेड का। ऐसे ही आप डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, ये सब कांस्टेंट और कांस्टेंट का 0 हो जाता है अवकलन, केवल ये बचा 3z² का 6z हो गया। तो इसी तरीके से अब इस पोटेंशियल के फंक्शन से हम इन डेरिवेटिव्स को निकालेंगे बच्चों। तो हमारे पास v कितना है, v बराबर है 6x माइनस 8x² माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z²। तो देखिए डेल v ओवर डेल x, तो 6x का 6 हो गया, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानोगे, जैसे 8 है, 8 की तरह इसको ही लेके चलेंगे तो x का 1 हो गया, तो क्या रह गया 8y², इसका 0 क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है। क्लियर, तो ये आ गई डेल v ओवर डेल x की वैल्यू। ऐसे ही निकालते हैं बच्चों यहीं से डेल v ओवर डेल y की वैल्यू, तो ये 0 क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और वाई स्क्वायर का 2y और 8x और हैं तो 16x हो गए, माइनस के 16xy। क्लियर, और 8y का 1 हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो कितना रह गया 8। ऐसे इसका कितना रह गया प्लस 6z, इसका 0। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं बच्चों डेल v ओवर डेल z, ये 0 क्योंकि इसमें z नहीं है, ये 0 इसमें z नहीं है, ये 0 इसमें z नहीं है, कांस्टेंट की तरह मान के चलिए। यहाँ z का 1 क्या रह गया 6y, और यहाँ z² का 2z और 4 ऑलरेडी हैं तो माइनस 8z, ये आया बच्चों। ये डेरिवेटिव्स आ गए, अब इनकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहाँ का हटाता हूँ बच्चों। तो बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो वेक्टर E हमारे पास कितना आएगा, माइनस डेल v ओवर डेल x, तो माइनस हम पहले ही लगा देते हैं। क्लियर, डेल v ओवर डेल x कितना था 6 माइनस 8y², 6 माइनस 8y² और i कैप ये है ही, ये प्लस डेल v ओवर डेल y यानी प्लस माइनस 16xy माइनस 8 प्लस 6z j कैप प्लस डेल v ओवर डेल z 6y माइनस 8z के कैप, ये वैल्यू आ गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगा कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। अब हमारे पास जो आवेश है वो कहाँ रखा है बच्चों, मूल बिंदु O पर, और मूल बिंदु के लिए यानी जो ओरिजिन है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0 0, यानी x0 y0 और z0, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या होता है बच्चों x y z। तो इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 रख दें तो हमें इस मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पता लग जाएगा कि कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ है। क्योंकि बच्चों x y z का फंक्शन है तो अलग अलग बिंदुओं पर E अलग अलग होगा। हमें कहाँ निकालना है, मूल बिंदु पर, क्योंकि आवेश कहाँ रखा है, मूल बिंदु पर। तो E एट ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर आप क्या लिखेंगे, मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैं लिख देता हूँ।
वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 रखने पर। तो रखिए इस इक्वेशन में, तो वेक्टर E कितना मिलेगा? यहाँ रह गया बच्चों 6 माइनस 6i कैप, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वो पद जीरो होते जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जीरो हैं। और यहाँ रह गया केवल -8 जे कैप। ये दोनों ही जीरो हो गए, वाई की जगह जीरो रखेंगे, जेड की जगह जीरो रखेंगे। वाई की जगह जीरो रखा, एक्स की जगह जीरो रखा, ये सब जीरो हो गए। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ई कितना आ गया बच्चों? -6i कैप प्लस 8j कैप, ये वैल्यू आ गई। ब्रैकेट खोल दिया हमने, साइन चेंज कर दिया अंदर के। अब हमें F बराबर QE लगाना, यानी हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। और किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं बच्चों? E कैसे निकलेगा? अंडर I के गुणांक का वर्ग यानी -6 का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। ये भी आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब मैं कहाँ बताऊँ बच्चों, यहाँ बता देता हूँ। जैसे वेक्टर A बराबर दे रखा हो आपको A1i कैप प्लस A2j कैप, ये 11th में पढ़ा है। तो इसका परिमाण कितना होगा? अंडर इसका वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग, यही तो होता है। तो कितना आ गया बच्चों? अंडर 36 प्लस 64 100 हो गए, और 100 का वर्गमूल 10 यानी 10 न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, कुछ कह लें, या तो ये कह दें या ये कह दें। अब Q हमें कितना दे रखा है, कितना आवेश रखा है? 2 कूलाम, यानी Q बराबर 2 कूलाम है। तो F बराबर QE कर देते हैं बच्चों। F बराबर QE, Q की जगह 2 और E की जगह 10 बराबर आ गया 20, और बल का मात्रक न्यूटन। क्लियर हो गई बात? तो ये रहा बच्चों न्यूमेरिकल। मैंने कोशिश की है कि आपकी समझ में आ जाए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका 1-2 बार रिवीजन करें, क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।